बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के सिलसिले का ये हमारा नवा लेक्चर है। आज के लेक्चर का जो एजेंडा है वो ये है कि इसमें हम सबसे पहले फिस्टल साइफर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम हैं दो, हम उनको डिस्कस करेंगे। एक है डैज़, जिसे डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड भी कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास AES या उसको हम एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड भी कहते हैं। अब आज के लेक्चर से डियर स्टूडेंट्स हम एग्जांपल असल में शुरू करेंगे ब्लॉक साइफर्स की। तो ये जो फिस्टल साइफर है ये भी हमारे पास ब्लॉक साइफर है, और ये डैज़ और AES ये भी हमारे पास ब्लॉक साइफर्स की क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हम फिस्टल साइफर को डिस्कस करते हैं कि असल में ये है क्या चीज़। डियर स्टूडेंट, असल में ये एक मेथड कह लें या ये एक डिज़ाइन है जिसको हम यूज़ करेंगे ब्लॉक साइफर्स को डिराइव करने के लिए या डेवलप करने के लिए। लेट्स से मैं कोई साइफर ब्लॉक साइफर जो है वो डेवलप करना चाहता हूँ। तो ऑलरेडी एक डिज़ाइन जो है ना वो दिया गया है, एक मॉडल जो है वो दिया गया है जिसको हम फिस्टल साइफर कहते हैं। इसको यूज़ करते हुए या इसको फॉलो करते हुए मैं जो है ना अपना ब्लॉक साइफर जो है वो डेवलप करूँगा या डिराइव करूँगा। तो ये असल में हमारे पास क्या है, एक डिज़ाइन है, एक ब्लूप्रिंट है। अच्छा, अब इस हवाले से हम जो स्पेसिफ़िकली एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे वो हम डैज़ जो है उसको डिस्कस करेंगे। डैज़ ये भी हमारे पास एक ब्लॉक साइफर है। शॉर्टकट इसको हम डैज़ कहते हैं, जबकि इसका कंप्लीट नाम जो है वो है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अच्छा, अब ये जो ब्लॉक साइफर है ये इस मॉडल के ऊपर बेस करता है, और ये बहुत मशहूर भी हुआ। लेकिन ये तकरीबन 20 साल के बाद जो है, जब नेसेसरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई तो डैश को जो है ना उसको ब्रेक कर दिया गया, उनको उसको हैकर ने क्या किया, क्रैक किया। लेकिन ये बात हम अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस फिस्टल साइफर को डिस्कस करते हैं, इस एल्गोरिथम को हम डिस्कस करते हैं कि ये काम कैसे करता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब इधर हमने जो ब्लॉक साइज़ लिया हुआ है एग्जांपल के तौर पर वो है 64 बिट ब्लॉक साइज़। इस एल्गोरिथम के या इस डिज़ाइन के जो स्टेप्स हैं वो ये हैं, 1 से लेकर 7 तक स्टेप्स हैं टोटल। अब ये स्टेप हैं क्या, एक डायग्राम से इन सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, ये प्लेन टेक्स्ट जो है हमें दिया हुआ है। इस प्लेन टेक्स्ट की जो साइज़ है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, 64 बिट जो है ना ये हमारे पास ये प्लेन टेक्स्ट है। स्टेप नंबर 1 में हम ये करेंगे कि इसको हम तकसीम करेंगे। 32 बिट हमारे इधर आ जाएंगे लेफ़्ट पे, जिसको हम L0 कहते हैं, और 32 बिट हमारे जो है ना इधर आ जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, R0 कहते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में ये होगा कि एक मैथमेटिकल फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैथमेटिकल फंक्शन करेगा क्या, ये मैथमेटिकल फंक्शन जो है ना ये की के को लेगा। रिमेंबर, ये ब्लॉक साइफर की हम बात कर रहे हैं, और अब तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सेंडर और रिसीवर क्या करता है, एक ही सीक्रेट की शेयर करता है कम्युनिकेशन करने से पहले। तो ये वो सीक्रेट की है। ये मैथमेटिकल फंक्शन f क्या करेगा, इस सीक्रेट की k को लेगा। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है ना ये जो R0 है, राइट की 32 बिट हैं, इनको लेगा। ठीक है। अच्छा, इनको लेने के बाद ये क्या करेगा, ये रिज़ल्ट जो है ना हमारे पास आएगा आउटपुट के तौर पर, यानी f ऑफ R0 गामा k मैथमेटिकल फंक्शन जो है ना ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा। ये करेगा क्या, रिपीट करता हूँ दोबारा, ये जो सीक्रेट की k है ये मैथमेटिकल फंक्शन इसको लेगा इनपुट के तौर पे, और ये जो राइट की R0 बिट्स हैं, ये देखें ये k हो गया हमारा की, और राइट की R0 बिट्स होगी। ये मैथमेटिकल फंक्शन इन दो इनपुट्स को लेगा। ठीक है, और इन पे जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा, और हमें रिजल्ट के तौर पर ये चीज़ मिलेगी। अच्छा, अब ये जो स्टेप 3 है, इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि इस फंक्शन का जो रिज़ल्ट हमारे पास आया अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला स्टेप नंबर 3 में ये होगा कि ये जो लेफ़्ट की 32 बिट्स हैं, ठीक है, L0 जिसको हमने कहा है, इसको अब हम XOR कर देंगे इस फंक्शन के रिज़ल्ट के साथ। जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसको हम कहेंगे R1। ठीक, ये XOR वही चीज़ है जिसको हम अब तक डिस्कस करते चले आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4।
अब स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में हम ये करेंगे कि ये जो राइट की 32 बिट्स हैं इसको हम एज इट इज़ लेकर आएंगे और इधर लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे। ये अब हमारे पास क्या हो गया, L1 हो गया। तो ये जो स्टेप नंबर 2 से लेकर स्टेप नंबर 5 तक हमारे पास स्टेप्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो गया, एक राउंड हो गया। राउंड के हवाले से हमने काफ़ी बातें डिस्कस की हैं पिछले लेक्चर्स में। तो ये जो स्टेप 2 से लेकर स्टेप 5 तक हमारे पास स्टेप्स हैं ये रिपीट होंगे। ठीक है, बार बार इनको हम रिपीट करेंगे। कब तक रिपीट करेंगे, जितनी राउंड्स जो हैं एल्गोरिथम के डिज़ाइन के हवाले से हमने स्पेसिफाई किए हैं। लेट्स से अगर हमने एल्गोरिथम के डिज़ाइन के हवाले से ये कहा है कि ये एल्गोरिथम 10 राउंड तक चलेगा, तो ये स्टेप्स हम 10 दफ़ा रिपीट करेंगे। अगर हम कहते हैं हमारा जो एल्गोरिथम है उसके डिज़ाइन में हमने ये स्पेसिफाई किया है कि ये जो हमारा एल्गोरिथम है ये 16 राउंड्स तक चलेगा, इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेप्स हैं 2 से लेकर 5 तक ये 16 दफ़ा रिपीट होंगे। ठीक, अच्छा, अब इधर हमने क्या किया है, स्टेप 6 में इन्हीं स्टेप्स को रिपीट किया है। ठीक, अच्छा, दोबारा हमने इस फंक्शन को लिया। उस फंक्शन ने क्या किया, के को यानी जो सीक्रेट की है उसको इनपुट के तौर पे लिया और यहाँ से जो है ना R1 को लिया। ठीक, ये देखें ये R1 इधर से आ गया और की ऊपर से आ गई। जो रिजल्ट हमारे पास आया वो ये हो गया f ऑफ R1 कामा के, जैसे हमने पिछली दफ़ा किया वही चीज़। अच्छा, अब स्टेप नंबर जो 7 है, ठीक है ना, सॉरी स्टेप नंबर 7 इसके बाद वाला स्टेप जो है उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने वही बात की कि ये जो लेफ़्ट की 32 बिट्स थी, ठीक है, ये यहाँ से आई। अच्छा, रिज़ल्ट क्या था इस फंक्शन का, वो ये था। अब इसके साथ ये XOR होंगी। ये देखिए ये L1 के साथ हमने क्या किया, फंक्शन के इस रिज़ल्ट को XOR किया और इससे हमारे पास जो नतीजा आया, ठीक, उसको हमने कहा क्या R2 से अब रिप्रेजेंट कर दिया कि ये अब हमारे पास R2 है। अच्छा, फिर उसी तरीके से ये जो R1 है इसको दोबारा हम यहाँ से देखें नीचे लेकर आएंगे एज इट इज़ और इसको हम कह देंगे कि ये अब हमारे पास क्या है, लेफ़्ट वाली 32 बिट्स हैं। ठीक, तो इस तरह आपके पास राइट की 32 बिट्स और लेफ़्ट की 32 बिट्स ये आती रहेंगी। अब ये जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि इस प्रोसेस को कब तक आप रिपीट करेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है उसमें कितने राउंड्स आपने स्पेसिफाई किए हैं, तो उतने राउंड्स तक आप क्या करेंगे, इन स्टेप्स को रिपीट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जब हम ये प्लेन टेक्स्ट की बिट्स को इस तरीके से रिपीट करेंगे तो ये अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा कि अगर हम 10 दफ़ा इसको रिपीट करें तो हमारे पास जो रिजल्टिंग साइफर टेक्स्ट है वो कितना स्क्रैम्बल्ड होके हमारे पास आएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी सिक्योरिटी जो है ना इन एल्गोरिथम्स, ये जो डैश का एल्गोरिथम है, अगर हम जो हिस्टोरिकल एल्गोरिथम्स जो पीछे हमने सीजर साइफर वगैरह को डिस्कस किया था, अच्छा, इनको हम मॉडर्न इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स भी कहते हैं क्योंकि आजकल ये यूज़ हो रहे हैं। तो ये इतना अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा कि जो पिछले हमने सीजर साइफर वगैरह डिस्कस किए थे उनकी निस्बत ये काफ़ी क्या है, सिक्योर हैं, यानी डेटा को काफ़ी स्क्रैम्बल करते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया इस एल्गोरिथम के हवाले से कुछ बातें। लेकिन इधर जो आखिरी स्टेप है, स्टेप 7, इसमें अब हमने ये करना है कि चूंकि यहाँ पे शुरू में हमने क्या किया था, शुरू में तो हमने ये कहा था कि ये जो 64 बिट्स हैं इनको हमने तकसीम कर देना है। ठीक है, 32 बिट्स ये हो गई और 32 बिट्स ये हो गई। अब आखिर में आपने क्या करना है, इनको मिलाना भी है, जिसको हम कंकेटिनेशन कहते हैं। तो इधर ये है कि जो राइट की 32 बिट है सबसे पहले उसको आपने लिखना है और उसके बाद जो लेफ़्ट की 32 बिट हैं उसको आपने लिखना है, यानी इन दोनों को आपस में क्या करना है, मिला देना है, जिसको हम कंकेटिनेशन कहते हैं। तो ये आपके पास जो आपका रिजल्टिंग साइफर टेक्स्ट है वो आ गया। लेकिन इधर एक बात शायद आप नोट करें कि ये जो राइट की बिट्स हैं, ठीक है, और लेफ़्ट की बिट्स हैं, इनको मैंने स्वैप कर दिया, यानी इनकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी। अगर हम डायग्राम को देखें तो राइट की 32 बिट्स तो इधर हैं और लेफ़्ट की 32 बिट्स मेरे पास इधर हैं। मैंने क्या किया है कि राइट वाली बिट जो हैं वो इधर लिख दी हैं और जो लेफ़्ट वाली बिट हैं उनको क्या कर दिया, इधर लिख दिया। अच्छा, इसको लिखने की एक वजह है। वजह उसकी ये है कि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो फिर जो हमारा रिजल्टिंग जो साइफर टेक्स्ट है, अगर हम उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करें
तो हो सकता है कि हम जो है ना उसको डिक्रिप्ट ना कर पाएँ। तो ये उसकी एक वजह है, ठीक है? अच्छा, अब ये जो डिज़ाइन है इस हवाले से 2 और पॉइंट्स हैं, जो मैथमेटिकल फंक्शन है या जिसको हम राउंड फंक्शन एफबी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी असल जो काम है वो इस फंक्शन का है, ठीक है? ये फंक्शन वो असल काम परफ़ॉर्म करता है। अब इस फंक्शन के हवाले से ये है कि इस फंक्शन को आपने जो है ना केयरफुली डिज़ाइन करना है, ठीक है ना? जितना आपका ये फंक्शन परफेक्ट होगा उतनी ही आपका जो रिज़ल्ट है वो सही आएगा, ठीक? अच्छा, यानी कहने की बात दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम डैज़ के हवाले से बात करें, तो डैज़ क्या करता है इस फंक्शन के हवाले से काफ़ी जो है ना उसको कंसर्न है। कहने का मकसद ये है कि ये जो डैज़ का एल्गोरिथम है, इसकी असल खूबसूरती जो है वो इस फंक्शन की वजह से है। ये जो राउंड फंक्शन एफ है, जितना आपने इस फंक्शन को केयरफुली डिज़ाइन किया होगा, उतनी जो है ना आपकी एल्गोरिथम की खूबसूरती होगी, उतना ही आपका डेटा जो है वो अच्छे तरीके से क्या होगा, स्क्रैम्बल्ड होगा, ठीक? अच्छा, अब डिक्रिप्शन का जो अमल है, एन्क्रिप्शन का अमल तो हमने अभी देख लिया, अब हमने क्या करना है, डेटा को डिक्रिप्ट भी करना है। तो एक बात हम कहते चले आ रहे हैं कि जो डिक्रिप्शन का अमल है वो ऑलमोस्ट एन्क्रिप्शन के अमल की तरह ही होता है, बस हमने करना ये होता है कि डिक्रिप्शन को जो है ना हम रिवर्स ऑर्डर में परफॉर्म करते हैं। अब फिस्टल साइफर में भी हम यही काम करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास जो डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम है वो एन्क्रिप्शन के एल्गोरिथम जैसा ही होता है, यानी ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है ना? अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ? अगर ये ऑलमोस्ट सेम हो गया, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। यानी अगर आप जो है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें, ठीक है ना? ऐसे एल्गोरिथम को जिसमें डिक्रिप्शन और एन्क्रिप्शन के एल्गोरिथम्स तकरीबन सेम हो, तो इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आसानी जो है ना वो प्रोवाइड होती है। अच्छा, अब अगर हम इसको हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो आपको तकरीबन सेम पीस ऑफ हार्डवेयर, एक जैसा ही हार्डवेयर जो है ना उसकी ज़रूरत आपको होगी, अगर आप जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है? अच्छा, इधर एक और बात डैज़ के एल्गोरिथम के हवाले से कि इधर हम जो की यूज़ करते हैं, ठीक है? अब हम ऐसे नहीं करते कि पूरी की पूरी की जो है उसको हर एक राउंड के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स से हमारे पास जो है ना ये 4 राउंड तक जो है ये एल्गोरिथम काम करेगा। हमने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन किया और डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में हमने ये लिखा कि हमारा एल्गोरिथम जो है ना वो क्या करेगा, 4 राउंड तक चलेगा। अब ये जो डैश का एल्गोरिथम है, ठीक है? इस हवाले से लेट्स से हम कहते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो डैश है और वो जो है 4 राउंड तक चलेगा, ठीक है ना? अब होगा ये कि ये जो एन्क्रिप्शन की हमने यूज़ की है, हम इसको एज़ इट इज़ यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इस की से मुख्तलिफ़ सब कीज़ जो है ना, वो डिराइव करेंगे, ठीक है? लेट्स से सब की 1 हो गई, अच्छा सब की 2 हो गई, ठीक है? इसी तरह चलते-चलते हमारे पास कितनी सब कीज़ आएँगी, 4 सब कीज़ आएँगी, क्यों? क्योंकि ये जो सब की 1 है, ये अब सिर्फ़ इस राउंड के लिए यूज़ होगी, सब की 2 दूसरे राउंड के लिए यूज़ होगी, सब की 3 फिर तीसरे राउंड के लिए यूज़ होगी और सब की 4 जो है वो फिर चौथे राउंड के लिए यूज़ होगी। लेकिन इन कीज़ को हम कहाँ से डिराइव करेंगे, कहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे? ये जो हमारी मेन की है, ठीक है? जो हमारी मेन की है, उससे हम ये सब कीज़ जो हैं इनको डिराइव करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और फिर हर एक राउंड के लिए जो है ना अलग-अलग कीज़ यूज़ होंगी। अब अगर हम एन्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो किस तरतीब से ये कीज़ यूज़ होंगी? पहली सब की आ गई राउंड 1 के लिए, सब की 2 राउंड 2 के लिए, सब की 3 राउंड 3 के लिए, इसी तरह आखिरी राउंड तक। लेकिन अगर हम अब डिक्रिप्शन करना चाहते हैं, तो जैसे हमने कहा कि डिक्रिप्शन का अमल एक रिवर्स प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे कि पहले ये सब की यूज़ करेंगे इस राउंड के लिए, फिर दूसरी इस राउंड के लिए, फिर तीसरी इस राउंड के लिए, फिर चौथी इस राउंड के लिए। तो इस तरह डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में इन सब कीज़ को यूज़ करेंगे। तो ये तो था डिक्रिप्शन का अमल फिस्टर साइफर के हवाले से। अच्छा, अब अच्छा, इसमें ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पॉइंट है अभी पीछे मैंने डिस्कस किया
कि चूँकि हमारे पास हर एक राउंड के लिए मुख्तलिफ़ कीज़ होंगी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जो है ना आपको सिक्योरिटी मिलेगी। अच्छा, और फिर अगर आपने डिक्रिप्ट करना है तो रिवर्स ऑर्डर में सब कीज़ को यूज़ करना है। ये वाला पॉइंट पीछे हमने डिस्कस किया। ये जो लास्ट पॉइंट है इसको भी हमने डिस्कस कर दिया है कि स्टेप नंबर 7 में हम क्या करेंगे। स्टेप नंबर 7 में हम ये करेंगे कि ये जो बिट्स हैं इनको स्वैप कर देंगे, यानी RM को इधर लिख लेंगे, ठीक है, और LM जो लेफ्ट वाली हमारी बिट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, इस जगह लिख लेंगे, इनकी पोजीशन को हम चेंज कर देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मसला क्या होगा, मसला ये होगा कि जो हमारा साइफर टेक्स्ट है हो सकता है कि उसको हम जो है ना फिर डिक्रिप्ट ना कर सके। तो इस वजह से जो है ना इनकी पोजीशन को हमने क्या करना है, चेंज करना है। ये तो डियर स्टूडेंट्स फिस्टल साइफर के इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के हवाले से कुछ बातें थी। अब नंबर ऑफ राउंड जो है उसके हवाले से डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, नंबर ऑफ राउंड्स जैसा कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि ये आपके एल्गोरिथम के डिज़ाइन पे मुनहसर है कि आप कितने नंबर ऑफ राउंड्स जो हैं वो स्पेसिफाई करते हैं। लेट्स से आप कहते हैं कि मेरा जो एल्गोरिथम है उसकी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन ये है कि हम 10 राउंड तक उसको चलाएंगे। दूसरा शख्स कहता है कि मेरा एल्गोरिथम 12 राउंड तक चलेगा। तो ये इस चीज़ का मकसद है। अगर हम डैज़ की बात करें तो डैज़ का जो एल्गोरिथम है वो 16 राउंड तक चलता है, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि जितना आपके राउंड्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ज़ाहिरी बात है उतना ही आपका डेटा ज़्यादा सिक्योर होगा, क्योंकि जो आपका साइफर टेक्स्ट है वो ज़्यादा जो है ना स्क्रैम्बल होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से? फ़ायदा इसका ये है कि जितना आपका डेटा ज़्यादा स्क्रैम्बल होगा उतना हैकर को मुश्किल होगी एग्ज़ॉस्टिव की सर्च को यूज़ करने की। एग्ज़ॉस्टिव की सर्च क्या है? ये एक तरीका है हैकर्स यूज़ करते हैं, ट्राई करते हैं, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। पहली की उठाई, उसको देखा, अच्छा ये काम नहीं कर रही, फिर दूसरी की, फिर ये काम नहीं कर रही, फिर तीसरी की, ये काम नहीं कर रही। इस तरह जो है ना वो हैकर जो है क्या करता है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करता है जब तक वो अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। अब अगर डियर स्टूडेंट्स हम इस तरीके से डेटा को स्क्रैम्बल करेंगे तो आप खुद सोचें कि हैकर को कितना टाइम लगेगा अगर वो एग्जॉस्टिव की सर्च जो है इस टेक्निक को अप्लाई करता है डेटा को क्रैक करने के लिए। लेकिन इधर एक चीज़ का, एक बात का आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि ये जो एफिशिएंसी और सिक्योरिटी ट्रेड ऑफ है इसका आपने ख्याल रखना है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी तो आपको मिल गई, ठीक है, डेटा आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैम्बल हो गया, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना आपका ये जो एल्गोरिथम है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का, जितने नंबर ऑफ राउंड्स ज़्यादा होंगे उतना आपकी फिर ये जो एल्गोरिथम्स हैं ये इनएफिशिएंट होंगे टाइम के हवाले से, ठीक है ना। ज़ाहिरी बात है जितना आप ज़्यादा राउंड्स लेंगे तो टाइम भी तो आपका उतना ही लगेगा ना। तो ज़ाहिरी बात है फिर आपके परफॉर्मेंस जो है उसका इशू आएगा। तो आपने दरमियान वाला रास्ता इख्तियार करना है कि सिक्योरिटी भी मुझे मिले और मेरे एल्गोरिथम्स जो हैं वो एफिशिएंट भी हों। ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी के चक्कर में मैं इतने राउंड्स स्पेसिफाई कर दूं कि मेरी जो परफॉर्मेंस है उस पे फिर फ़र्क आए, ठीक है ना, और वो एल्गोरिथम हमारे यूज़ का ही ना हो। तो हमने करना क्या है, समझौता करना है, दरमियान वाला रास्ता इख्तियार करना है ताकि सिक्योरिटी भी मिले और एफिशिएंसी भी मिले। अच्छा, ये तो हो गई चंद बातें नंबर ऑफ राउंड्स के हवाले से। अब हम जो ब्लॉक साइफर की पहली एग्जांपल है डैज़, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इधर अब आपको एक बात का थोड़ा सा एहसास होगा कि ज़्यादा डिटेल्स हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की। एक बात जो मैं यहाँ पे खुसूसन पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, इधर हम इन जो एल्गोरिथम्स हैं अभी आप आगे भी चल के इंशाल्लाह आप देखेंगे मैथमेटिक्स इनमें अब इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो हमारी निटी ग्रिटी डिटेल हैं उसमें हमने नहीं जाना है। सिर्फ हम क्या करेंगे, अपने कंसेप्ट जो हैं हमने वो समझने हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई शख्स जो है वो क्रिप्टोग्राफर बनना चाहता है या वो क्रिप्टोग्राफी की फील्ड को एज ए स्पेशलाइजेशन लेके चलना चाहता है तो वो डिटेल में अगर स्टडी करना चाहता है तो कोई मुश्किल नहीं है, बुक्स में भी आपको डिटेल दी हुई है, नेट से भी आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक सिर्फ इतना समझना काफ़ी है कि ये डैज़ है क्या चीज़, ये काम कैसे करता है, ठीक है, और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे स्कोप की बातें नहीं है। अच्छा, डैज़ के हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि ये फिस्टल साइफर के मॉडल को यूज़ करता है, इस मॉडल पे बेस करके इसको बनाया गया है। इसका जो ब्लॉक साइज़ है वो 64 बिट्स पर मुश्तमिल है, जो की साइज़ है वो भी क्या है 64 बिट है। लेकिन राउंड्स कितने ये लेता है, ये 16 राउंड्स लेता है।
अच्छा, की के हवाले से जो एक पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो हमारी इफ़ेक्टिव की लेंथ है, यानी एक्चुअल की लेंथ डैश की क्या है, वो 56 बिट्स है। तो बाकी 8 बिट कहाँ गई? क्योंकि टोटल तो हमारे पास 64 बिट्स हैं। ये 8 बिट हम यूज़ करते हैं एरर को चेक करने के लिए, ठीक है ना? क्योंकि जब अब सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो वो ये भी चेक करेंगे कि जो ब्लॉक हमारे पास आया, रिसीव हुआ या तो क्या इसमें कोई एरर है कि नहीं? उस एरर का पता कैसे चलेगा? ये जो 8 बिट्स हैं, ये हमारी वो चेक बिट्स हैं, ठीक है? जिससे फिर एरर को हम जो है ना, वो डिटेक्ट करेंगे। तो ये टोटल कुल फिर कितनी बिट्स हो गई हमारे पास? 64 बिट्स हो गई। अच्छा, अब डैश के हवाले से ये है कि डैश में तकरीबन ये 3 चीज़ें शामिल हैं, ठीक है? सबसे पहले तो ये है कि डैश जो है वो राउंड फंक्शन को यूज़ करता है। राउंड फंक्शन करेगा क्या? इनपुट बिट्स को लेगा, ठीक है? कितनी इनपुट्स बिट्स को लेगा? ग्रुप्स ऑफ इनपुट बिट्स को लेगा। अच्छा, ग्रुप ऑफ इनपुट बिट्स से क्या मुराद है? जितना ब्लॉक साइज़ हमने इसके हवाले किया है। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि 64 बिट का ब्लॉक साइज़ जो है डैश यूज़ करता है। अच्छा, अब अगर डैश ने जो है ना डैश का जो राउंड फंक्शन है वो क्या करेगा? 64 बिट का ब्लॉक लेगा और उसमें जो है ना उस पर क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन का अमल परफ़ॉर्म करेगा। अच्छा, ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये कहते किस चीज़ को है? सिंपल सी एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ए है, ठीक है? अच्छा, ए को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ यानी रिप्लेस करता हूँ डी से, ठीक है? इसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल भी हमने देखी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी प्रैक्टिकल की पहले लेक्चर को रिवाइज़ करें, उधर हमने एक छोटा-सा क्रिप्टो सिस्टम डेवलप किया था। तो उधर हम कर क्या रहे थे कि ये जो हमारा प्लेन टेक्स्ट था उसको हम रिप्लेस करते थे नीचे वाले कैरेक्टर से। यानी वो की जो हमारी होती की जो हमने यूज़ की थी वो 3 शिफ्ट की हमने यूज़ की थी। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि ए को रिप्लेस कर दो डी से, ये सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है। अच्छा, अब ये जो सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है ये हम करेंगे क्या? एस बॉक्सेस को हम यूज़ करेंगे। एस बॉक्सेस और कुछ नहीं, ये हमारे पास टेबल्स होते हैं। उन टेबल्स में जो है ना रूल्स डिफाइन होते हैं कि भई आपने इन बिट्स को अब सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। तो इन रूल्स को यूज़ करते हुए राउंड फंक्शन क्या करेगा? बिट्स को सब्स्टिट्यूट करेगा। फिर ये है कि डैश जो है ना वो की स्केड्यूल को भी यूज़ करता है। की स्केड्यूल क्या चीज़ है? इसमें वो इन्फॉर्मेशन है कि भई थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया कि डैश का हर एक राउंड जो है वो मुख्तलिफ सब कीज़ जो है ना उसको यूज़ करता है। अब ये सब कीज़ हम बनाते किस चीज़ से हैं? अपनी जो एक्चुअल की है उससे हम इन सब कीज़ को डिराइव करेंगे, ठीक? अब इस एक्चुअल की किस बिट से ये सब की जो है ना ये डिराइव हुई, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेंगी? की स्केड्यूल में मिलेंगी। ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ी देर पहले हमने एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देखी, जिसमें हमने 4 राउंड्स लिए और हर एक राउंड के लिए अलग-अलग की हमने यूज़ की, ठीक? अब राउंड 1 की जो सब की है, वो किस बिट से जो है ना डिराइव हुई या कैलकुलेट हुई, फिर राउंड 2 की सब की किस बिट से कैलकुलेट हुई, इसी तरह राउंड 3 और 4 की जो सब कीज़ हैं, वो किन बिट्स से कैलकुलेट या डिराइव हुई, ये मालूमात आपको कहाँ मिलेंगी? ये इधर की स्केड्यूल में मिलेंगी। तो डैश फंक्शन की स्केड्यूल को भी यूज़ करता है। फिर कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग स्टेप्स भी डैश यूज़ करता है। कैसे? अगर आपने डैश के एल्गोरिथम को एग्ज़ीक्यूट करना है तो डैश का एल्गोरिथम करेगा क्या? कि इनिशियल परम्यूटेशन जो है ना परफ़ॉर्म करेगा। जितनी भी इनपुट बिट्स जो है ना आपने इंसर्ट की हैं, उनको क्या करेगा? परम्यूट कर देगा, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद जो है आखिर में इसी परम्यूटेशन का वो क्या करेगा? इनवर्स लेगा लास्ट एन्क्रिप्शन राउंड से पहले। तो ये कुछ एडिशनल जो है ना प्रोसेसिंग स्टेप्स है जो कि डैश जो है वो फॉलो करता है। परम्यूटेशन का मतलब क्या है? ये पहले भी हम देख चुके हैं। पोजीशन चेंज करना, लेट्स से ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास डी है। अब इनकी पोजीशन चेंज कर दो। जब इनकी पोजीशन हम चेंज करेंगे तो डी हमारे पास इस तरफ आ जाएगा और ए हमारे पास उधर चला जाएगा। हमने क्या कर दिया? पोजीशन चेंज कर दी इन दोनों लेटर्स की। तो ये हम ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है ना परम्यूटेशन है, ठीक है ना? तो इसी तरह डैश जब अपना पहला राउंड शुरू करेगा तो पहले राउंड को शुरू करने से पहले वो क्या करेगा? जितनी भी इनपुट बिट्स हमने इंसर्ट की है उनको परम्यूट कर देगा, ठीक है? और उसके बाद जो है ना आउटपुट से फ़ौरन बाद यानी सॉरी आउटपुट से अ, अ,
ये जो आउटपुट बिट्स हैं इसके फ़ौरन बाद इनको दोबारा क्या कर देगा, इन्वर्स इनकी परम्यूटेशन करेगा आखिरी राउंड को कंप्लीट करने से पहले। तो डियर स्टूडेंट्स, चंद बातें ये डेज़ एल्गोरिथम के हवाले से कि डेज़ एल्गोरिथम होता क्या है, कितने राउंड यूज़ करता है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है डेज़ को। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम एक दूसरा ब्लॉक साइफर डिस्कस करेंगे जिसको हम AES कहते हैं। आज के लेक्चर तक बस इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो KCMS की साइट पे आप पूछ सकते हैं। अपने जो कमेंट्स का सेक्शन है वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पुट करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक फ़ी अमान अल्लाह।